तिवारी सर, आपके चैनल तिवारी सर केमिस्ट्री वाला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग विलयन के चैप्टर में विलेय की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार की जानकारी करेंगे बच्चों। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, विलेय और विलायक जब बच्चों मिलते हैं तो इनसे विलयन बनता है। ये बात आपने चैप्टर के प्रारंभ में ही पढ़ लिया है कि विलेय और विलायक जब मिलते हैं बच्चों तो इनसे विलयन बनता है। अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि अगर आपका विलेय अगर आपका विलेय भौतिक अवस्था के रूप में ठोस हो बच्चों और विलायक द्रव रूप में हो, तो जो विलयन तैयार होता है बच्चों उसको ठोस द्रव विलयन बोलते हैं। अगर आपका विलेय द्रव के रूप में है बच्चों और विलायक द्रव के रूप में ही रहे, विलायक की भौतिक अवस्था में कोई बदलाव न करें, तो यहाँ जो विलयन बनेगा बच्चों वो द्रव द्रव विलयन कहलाएगा। तीसरी अवस्था देखें तो हम विलेय का देखो बच्चों ठोस रूप ले चुके हैं, द्रव रूप ले चुके हैं। अब अंतिम रूप क्या लेना है वो आपको पता है, गैस रूप लेना है। अगर विलेय हमारा गैस रूप में है और विलायक उसी भौतिक अवस्था में है तो बच्चों इसको कहते हैं गैस द्रव विलयन। तो कुल मिलाकर आपके पास तीन तरीके के विलयन तैयार किए जा सकते हैं। तो हम लोग अपने दैनिक जीवन में अगर देखें बच्चों तो ज्यादातर ठोस द्रव विलयन ही हम लोग बनाते हैं, लेकिन कहीं कहीं आपको द्रव द्रव विलयन भी मिलता है, कहीं कहीं पर गैस द्रव विलयन भी मिलता है। हाँ, ये कहा जा सकता है कि इस तरह के विलयन हम लोग बहुत ही कम बनाते हैं, ज्यादातर बच्चों हम लोग ठोस द्रव विलयन बनाते हैं। तो चर्चा हम लोगों को तीनों तरह के विलयन के बारे में करनी है। सबसे पहले आज हम लोग बच्चों ठोस द्रव विलयन की बात करते हैं। ठोस द्रव विलयन वह विलयन जो आप लोगों ने बहुत ज्यादा बनाया। जैसे सोचिए बच्चों, अगर मैं ये कहूं कि आपके पास एक बीकर है जो अपने अंदर 250 ml विलयन बना सकता है और इस बीकर के अंदर आपने कुछ मात्रा में विलायक अर्थात पानी ले लिया है, द्रव के रूप में विलायक ले लिया है, और इसमें आपने विलेय के रूप में सोडियम क्लोराइड को डाल दिया। तो यहाँ बच्चों जो बीकर में विलयन तैयार होगा वो ठोस द्रव विलयन कहलाएगा, क्योंकि हमारा विलेय बच्चों ठोस के रूप में है
और हमारा जो विलायक है बच्चों वो द्रव के रूप में है, इसलिए इसको हम ठोस द्रव विलयन कहते हैं। अब बात आती है कि आपके बोर्ड परीक्षा में यहाँ से प्रश्न कैसा आता है। तो यहाँ से बच्चों दो तरह के प्रश्न आते हैं। एक तो आपसे प्रश्न किया जा सकता है कि विलेयता किसे कहते हैं, और दूसरा प्रश्न बच्चों उसी पर आधारित है, विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। ये दो तरीके के प्रश्न यहाँ पर आते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बच्चों विलेयता की। हम लोग ये जानना चाहते हैं कि ये जो नमक हमने पानी में डालकर बनाया, इस नमक की विलेयता हमारी क्या होगी। और इसके लिए हम लोग एक परिभाषा की तरफ थोड़ा ध्यान देते हैं। जैसा मैंने कहा कि विलेयता किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा आता है। तो आइए पहले मैं परिभाषा लिखता हूं और आप लोग ध्यान दीजिएगा। किसी निश्चित तापमान पर बच्चों, किसी निश्चित तापमान पर ठोस पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में घुल सके। शब्द पर ध्यान दीजिए। उसे ठोस की विलेयता कहते हैं बच्चों। देख रहे हैं, ये परिभाषा है। क्या कह रहा है कि जैसे मान लो बीकर में आपने 100 ग्राम पानी लिया और इस 100 ग्राम पानी में अगर 10 ग्राम नमक आपका घुल सकता है, तो नमक की जो विलेयता होगी बच्चों वो 10 ग्राम प्रति 100 ग्राम विलायक होगी, क्योंकि 100 ग्राम पानी में 10 ग्राम नमक ही घुल सका। 10 ग्राम से ज्यादा नमक हम नहीं घोल पा रहे हैं। तो ऐसे केस में उस नमक की विलेयता बच्चों 10 ग्राम प्रति 100 ग्राम विलायक कहलाएगी। यही बात यहाँ बच्चों लिखा हुआ है, लेकिन एक पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखना है। वो क्या कि जो ताप है बच्चों वह नियत रखना पड़ेगा। ताप को नियत रखते हुए, ताप को नियत रखते हुए अगर ये कार्य करते हैं तो यह परिभाषा वहां पर लागू की जाती है। लिखा है किसी निश्चित तापमान पर बच्चों ठोस पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में घुल सकती हो उसे ठोस की विलेयता कहते हैं। यह है परिभाषा। तो आप बड़ी आसानी से विलेयता की परिभाषा आप बता सकते हैं बच्चों। अभी आप ब्लैक बोर्ड पे देख रहे हैं मैंने क्या कहा, किसी तापमान पर बच्चों, किसी तापमान पर
ठोस पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो बच्चों 100 ग्राम विलायक में घुल सकती है, उसे हम लोग उस पदार्थ की विलेयता कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब दूसरा प्रश्न यहाँ पर जो आता है उस पर हम लोग बात करें तो दूसरा प्रश्न बच्चों आता है विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। यहाँ से जो दूसरा प्रश्न आपका आएगा बच्चों वह ये आ सकता है कि विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक का उल्लेख कीजिए। ठीक है बच्चों। तो विलेयता को प्रभावित करने वाले एक से अधिक कारक हो सकते हैं। विलेयता को प्रभावित करने वाले एक से अधिक कारक हो सकते हैं बच्चों। और कारक मीन्स तो आप जानते ही कि ये वे लोग होते हैं जो आपके पदार्थ की विलेयता को या तो बढ़ा देते हैं और या तो घटा देते हैं। आइए उन लोगों के बारे में जानकारी करें जो विलेयता को बढ़ा सकते हैं अथवा घटा सकते हैं। तो पहला शब्द है बच्चों, विलेयता को प्रभावित करने वाले मुख्यतः दो लोग हैं। पहला है बच्चों विलेय और विलायक का स्वभाव। विलेय और विलायक का स्वभाव। और दूसरा कारक है बच्चों टेम्परेचर यानी ताप। ये दो लोग हैं बच्चों जो किसी भी ठोस की विलेयता को प्रभावित कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि विलेय और विलायक का नेचर इनको कैसे प्रभावित कर रहा है। तो विलेय और विलायक के नेचर की बात करते हैं बच्चों। पॉइंट पर आप ध्यान देंगे। पहला पॉइंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। विलेय और विलायक के स्वभाव में बच्चों देखो, आप ये जानते हैं कि विलेय दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बच्चों ध्रुवीय विलेय और दूसरा होता है बच्चों अध्रुवीय विलेय। इसी प्रकार से अगर मैं विलायक की बात करूं तो कुछ विलायक ऐसे होते हैं बच्चों जो ध्रुवीय होते हैं, पोलर नेचर के विलायक या सॉल्वेंट होते हैं। और कुछ जो है अध्रुवीय नेचर के विलायक होते हैं बच्चों। तो सामान्य रूप से बच्चों ये देखा गया है कि जो ध्रुवीय विलेय होता है वह ध्रुवीय विलायक में घुलनशील होता है। जैसे अगर मैं उदाहरण लूं तो यहाँ पे मैं नमक की बात कर सकता हूँ। नमक एक ध्रुवीय विलेय है बच्चों और वाटर एक ध्रुवीय विलायक है। आप जानते हैं नमक आसानी से पानी में घुल जाता है। क्यों? क्योंकि नमक के पास बच्चों दो आयन होते हैं। एक होता है Na+
और दूसरा होता है Cl-। इसी प्रकार से बच्चों ये जो वाटर आप देख रहे हैं ना, अगर इनके संरचना सूत्र की तरफ चलें तो पता चलता है कि इनके संरचना सूत्र में आंशिक रूप से हाइड्रोजन पर प्लस होता है और ऑक्सीजन पे माइनस होता है। यानी कहीं न कहीं तुम्हारा जो पानी है बच्चों, वो भी प्लस माइनस आयन रखता है और नमक भी प्लस माइनस आयन रखता है। तो जो लोग प्लस माइनस आयन रखेंगे बच्चों, वो ध्रुवीय होते हैं, चाहे वो विलेय हो या विलायक हो। ध्रुवीय नेचर का विलेय होगा तो वो अपने नेचर के विलायक में आसानी से घुलेगा। ऐसे केस में बच्चों जो विलेयता होगी वो बढ़ जाएगी। ऐसे केस में जो विलेयता होगी बच्चों वह बढ़ जाती है। नमक की जो विलेयता है वो बढ़ जाती है। ऊपर तीर लगाने का अर्थ है बढ़ना। ठीक है, अब जरा आप नीचे की तरफ ध्यान दो। हमने नीचे लिखा है बच्चों अध्रुवीय विलेय। तो अध्रुवीय विलेय का मतलब ऐसे विलेय पदार्थ जिनमें प्लस माइनस नहीं होते। जैसे कि अगर मैं नेप्थलीन की बात करूं जो कि एक अध्रुवीय विलेय है, तो ये देखा गया कि ये बेंजीन में बड़े ही आसानी से घुलता है। तो तुम्हारा बच्चों बेंजीन भी अध्रुवीय है और नेप्थलीन भी अध्रुवीय है। ऐसे केस में नेप्थलीन आसानी से बेंजीन में घुलता हुआ दिखाई पड़ता है। जो कि यह बताता है कि इस केस में भी विलेयता बढ़ जाएगी। लेकिन जरा सोचो कि अगर मैं ध्रुवीय विलेय को अध्रुवीय विलायक में मिला दूं, जबकि दोनों के नेचर अलग अलग है, तो ये ध्रुवीय विलेय अध्रुवीय विलायक में उतनी मात्रा में घुलनशील नहीं होगा। ऐसे केस में इस विलेय की जो विलेयता है बच्चों वो घट जाएगी। अगर मैं नमक को बेंजीन में मिलाऊं तो नमक की विलेयता हमारी घट जाएगी। अगर मैं नेप्थलीन को पानी में मिलाऊं तो हमारे नेप्थलीन की विलेयता कम हो जाएगी। क्यों बच्चों? क्योंकि नेप्थलीन अध्रुवीय विलेय है जबकि पानी आपका ध्रुवीय विलेय है। तो इन पूरी बातों से एक निष्कर्ष निकलता है बच्चों कि समान नेचर वाले विलेय को समान नेचर वाला विलायक घोलता है। अगर ये बात हम ध्यान रखें तो हमारे ठोस पदार्थ की जो विलेयता है बच्चों बढ़ जाती है। लेकिन अगर अलग अलग बिरादरी अलग अलग नेचर के विलेय और विलायक को आप मिलाएंगे बच्चों तो उनकी विलेयता घट जाती है। ठीक है, तो ये है बच्चों विलेय और विलायक का नेचर। अब अगर हम दूसरे केस में चलें, अगर हम टेम्परेचर की बात करें बच्चों, ताप की बात करें, तो ताप के बारे में क्या कहा गया जरा देखिए। ताप के बारे में ये कहा गया बच्चों यह अवक्रिया के नेचर पर डिपेंड करता है। आपकी अवक्रिया उष्मा क्षेपी है या अवक्रिया उष्मा शोषी। ठीक है, जैसे अगर किसी ठोस को अगर किसी ठोस पदार्थ को आपने द्रव में मिलाया
और द्रव में मिलाते ही विलयन तो बना, लेकिन विलयन बनने के साथ साथ इसमें ऊष्मा निकल भी रही है। इस अभिक्रिया के दौरान बच्चों देखो ऊष्मा निकल रही है, इसीलिए इसको ऊष्मा छेपी घटना कहा जाएगा। अगर मैं ऊष्मा शोषी की बात करूं तो बच्चों ऊष्मा शोषी के लिए क्या है कि जब किसी ठोस को हम द्रव में मिलाते हैं और वो ठोस पूरी तरह से द्रव में नहीं घुलता तो हम उसको ऊष्मा देते हैं। अब ऊष्मा देने के बाद यहां पर विलयन बन रहा है। तो क्या हम बच्चों ये नहीं कह सकते कि इस विलयन के निर्माण के समय तो ऊष्मा निकल रही थी और इस विलयन के निर्माण के समय ऊष्मा हमको देना पड़ रहा है। तो अगर ऊष्मा ये ले रहा है तो इसको बच्चों हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग ऊष्मा शोषी का उदाहरण। तो ये बच्चों ऊष्मा शोषी का उदाहरण है और ये ऊष्मा छेपी का उदाहरण है। ठीक है, अब बात ये आती है कि अगर हम इस रिएक्शन के बारे में विचार करें और यहां पर सोचें कि अगर मैं इस अपक्रिया का ताप बढ़ा दूं तो ताप बढ़ाने पर बच्चों इसकी विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस ठोस की विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जो ऊष्मा छेपी अपक्रियाएं होती हैं बच्चों, जब हम ताप बढ़ाते हैं तो ये अपक्रिया बैक हो जाती है, यानी बाएं दिशा में विस्थापित होती है। और जब बच्चों ये बाएं दिशा में विस्थापित होगी तो तुम्हारे ठोस की जो घुलनशीलता है वो कम हो जाएगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि यहां पर हमारे ठोस की विलेयता में कमी आ रही है। इसी तरीके से अगर हम विचार करें कि अगर हमने इसका ताप कम कर दिया बच्चों, तो ताप अगर हम कम करते हैं तो जो विलेयता है वो ठीक इसके विपरीत कंडीशन में दिखती है, यानी पदार्थ की जो विलेयता है वो बढ़ जाती है बच्चों। क्योंकि इस अवस्था में जो हमारे रिएक्शन का साम्य है वो ली-सातालीय के अनुसार दाएं दिशा में विस्थापित होने लगता है, जिससे कि ऊष्मा तो बनती ही बनती है लेकिन विलयन का निर्माण ज्यादा होता है, और जो विलयन ज्यादा बनेगा तो ठोस की खपत ज्यादा होगी और उस केस में ठोस की जो विलेयता है बच्चों वो बढ़ जाती है। अगर हम दूसरे रिएक्शन की तरफ चलें और यहाँ पे वही केस लागू करें कि अगर मैं इस रिएक्शन के लिए ताप बढ़ा दूं बच्चों, तो क्या देखने को मिलेगा जानते हैं। अगर मैं इस रिएक्शन का ताप बढ़ाता हूं तो जो विलेयता है बच्चों वह क्या होगी, सोचो। जब मैं इस रिएक्शन का ताप बढ़ाऊंगा तो जो रिएक्शन है वो ताप को कम करना चाहेगा। ऐसे केस में वह साम्य को अग्र दिशा में विस्थापित करेगा, और जब साम्य को अग्र दिशा में विस्थापित करेगा बच्चों तो ये ठोस ज्यादा से ज्यादा घुलेगा, जिससे कि इसकी जो विलेयता है वह बढ़ जाएगी। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ताप बढ़ाने से विलेयता बढ़ रही है। अब इसी के विपरीत अगर आप सोचना चाहते हैं तो कह सकते हैं कि अगर मैं ताप को कम करूंगा तो हमारे ठोस की जो विलेयता है बच्चों वो कम हो जाएगी। इस तरह से हम लोगों ने ये देखा कि जो ताप का प्रभाव है बच्चों वो अलग अलग तरह की अपक्रियाओं पर अलग अलग तरीके से हो रहा है। अगर हमारे
हमारा ठोस द्रव में घुलते समय ऊष्मा निकाल रहा है बच्चों, तो ताप बढ़ाने से उसकी विलेयता घटती है। अगर हमारा ठोस द्रव में घुलते समय ऊष्मा ले रहा है तो ताप को बढ़ाने से विलेयता बढ़ती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने बच्चों सॉल्यूशन के चैप्टर में विलेयता और विलेयता को प्रभावित करने वाले कारकों पर डिस्कस किया है। यदि आज का यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों को शेयर भी कीजिए और इसी प्रकार अपने चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।